हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का 2023 का पेपर सेट 3 है ये। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाई हुई है और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लेड नाइट्रेट को बर्न किया जा रहा है और ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं। हमें पता है कि जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो होते हैं NO2 गैस के, और ये लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा एंड ये बनाएगा लेड ऑक्साइड NO2 और O2। लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हीट से डिकम्पोज होता है और ब्राउन फ्यूम्स बना रहा है ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यही सही आंसर है। अगले सेटअप के अंदर उन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि it is observed that on passing the gas produced in reaction in the solution X, the solution X first turn milky and then colorless। जब भी ऐसा आए कि सोल्यूशन पहले मिल्की हो गया एंड देन कलरलेस हो गया, तो इसके अंदर होता है कि पहले बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। इसके अंदर हमने डाल देनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इससे हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनेगा वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके होते हैं वाइट पीपीटी, और यही लाइम वाटर को मिल्की करने में हेल्प करते हैं। और अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से डाल दे, तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और मिल्कीनेस को रिमूव कर देता है। तो मिल्कीनेस लेकर आता है कैल्शियम कार्बोनेट और खत्म करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेशन एंड बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने पहले ही बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता, हमारे पास बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यही रिएक्शंस मैंने ऊपर लिखी है अभी। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर देखो लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है और पीएच का भी ब्लू कलर रहता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इतनी होगी। गैस्ट्रिक जूस रेड है, एसिडिक तो ठीक है, लेकिन वैल्यू उसकी बहुत HCl होता है तो 1 to 2 pH होता है उसका। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका जो हमारे पास कलर है वो ग्रीनिश आता है पीएच पेपर पे, इन्होंने येलो दिया तो ये भी गलत है। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो MnO2 प्लस XHCl। अगर हम इस तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 यहाँ पर, टोटल 4 है। और इस तरफ क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे लगा देते हैं 4। क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। H इस तरफ कितने हो गए, हमारे पास 4 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। O2 है, Mn है, एक ही है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन बन जाएगा 4 to 1। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है। वॉशिंग सोडा हमें बेसिक पता ही है, होता है Na2CO3.10H2O। क्रैमिंग करनी पड़ेगी इसकी, तुम्हें सोडियम कार्बोनेट होता है। ये उन्होंने हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और इनमें से हमें सही बताना है। सबसे पहली चीज जो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देख के हमें नजर में आ रही है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा सैचुरेटेड क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर अनसैचुरेटेड होगा और इसके ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड। अब ऑप्शंस देख के हमें पता लग सकता है क्या आंसर है। आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। आइसोमर्स होता है जब फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो अगर हम देखें तो ए में देखो यहाँ पर C6 है और H देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 H है। तो पहली बात तो फॉर्मूला ही नहीं सेम है, तो ए और सी तो कभी आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में कह रहे ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन, सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सीन। तो देखो जो हमारे पास सी है, हेक्सीन है, कोई इतनी बात क्लैरिटी नहीं आ रही क्योंकि ईन में देखो डबल, दो तरफ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। थर्ड ऑप्शन देखो काफी इजी है कि ए सैचुरेटेड है और बी और सी अनसैचुरेटेड है। ऑब्वियसली बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल वाले कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो थर्ड ऑप्शन सही बात जाएगा, ए सैचुरेटेड एंड बी अनसैचुरेटेड।
देखो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझाई गई है। हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का बेसिक सारा जो प्रोसेस है पता होना चाहिए कि रिफाइनिंग होता क्या है। रिफाइनिंग हमारे हम एक किसी चीज को प्योर करते हैं। सबसे पहले तो जो एनोड होता है वो हमेशा इम्प्योर होता है, तो एआई से याद रख लो, एनोड पे हमेशा इम्प्योर चीज रखी जाती है। एनोड पे हमने रखा हुआ है इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर, मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्योरिटीज है, ये मान लो येलो येलो इम्प्योरिटीज है, और थोड़ा सा जो रेड रेड है वो प्योर कॉपर है। अब होगा क्या कि एनोड से जो प्योर कॉपर है वो हमने कैथोड के ऊपर चिपका देना है, क्योंकि कैथोड पे पहले से ही प्योर है। तो पूरे प्रोसेस के अंदर होगा ये कि प्योर कॉपर कैथोड पे चला जाएगा। हमारे पास देखो क्या है कि एनोड पे हमारे पास कॉपर है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, इसको तुम पाओ से लर्न कर ले सकते हो कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर टू इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, कॉपर बन जाएगा कॉपर टू पॉजिटिव। और ये जो कॉपर टू पॉजिटिव चलेगी सोल्यूशन के अंदर। फिर ये रिएक्शन होगी एनोड के अंदर। कैथोड पे होता है NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। जो कॉपर टू पॉजिटिव के आयंस इस सोल्यूशन के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पड़े हुए हैं, ये कॉपर टू पॉजिटिव के आयन टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड ये हमारे पास बन जाएगा कॉपर। तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पे एंड ये कॉपर अटैच कर जाएगा ऑन द कैथोड। तो हम नीचे से देखते हैं, ये जो डी पॉइंट है एग्जैक्ट एनसीआरटी की लाइन है कि इलेक्ट्रोलाइट जब हम करंट पास करेंगे तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, जैसे ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला मैंने प्योर दिखाया था, तो प्योर मेटल एनोड से पहले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगा, वही पहले वो सोल्यूशन के अंदर जाएंगे ना कॉपर टू पॉजिटिव आयन, देन ये कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बन के फिर कैथोड पे जाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमने बतानी है इनकरेक्ट। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो एनोड मड बना लेती है, ये लिखा हुआ है एनोड मड, तो वो एनोड मड बना लेती है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्योर मेटल जो है वो कैथोड में डिपॉजिट होता है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि प्योर मेटल एनोड से निकल के कैथोड पे, ये भी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन इलेक्ट्रोलाइट। येलो वाला इम्प्योर था, तो इम्प्योर क्या इलेक्ट्रोलाइट में आया? येलो पोर्शन कभी इलेक्ट्रोलाइट में आया? नहीं आया। तो यहाँ पर अगर प्योर वर्ड लिखा होता फिर तो सही था। फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इम्प्योर मेटल नहीं गया इलेक्ट्रोलाइट में, प्योर ही गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ डिपेंड करती है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में अलग अलग होती है। हर्बीवोर्स की लॉन्ग होती है क्योंकि अलग तरह का फूड लेना है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स सबकी डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, ये भी सही है क्योंकि लिवर से उसको बाइल जूस मिलता है, पैनक्रियास से उसको पैनक्रियाटिक जूस मिलता है। तो तीन ऑप्शन से बिल्कुल सही है, हमने बतानी है नॉट करेक्ट। विल आई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड? नहीं, विलाय जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है जो भी फूड हम डिजेस्ट करते हैं उससे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वाटर नहीं, न्यूट्रिएंट्स वाटर भी करता है लेकिन अनएब्जॉर्ब से नहीं। अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला है ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ जो बॉडी के बाहर फूड ब्रेक करे। तो हमें पता है जो फंगस होते हैं वो अपने एंजाइम्स बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं एंड फूड को ब्रेक कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा फंगस राइजोपस। राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड। अगर हम मॉइस्ट ब्रेड को रख दें एटमोस्फेयर में तो वो स्पोर फॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। कौन सा मेटल करोड नहीं करता? गोल्ड करोड नहीं करता। कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। जब रस्टिंग होती है आयरन पे आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड की आ जाती है। गोल्ड खराब नहीं होता। फिर हमारे पास आता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। देखो हमारे पास अब ट्रॉपिक मूवमेंट होती है जैसे फोटोट्रॉपिक, स्टेम होती है लाइट की तरफ जाती है, हम उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। जो रूट होती है वो अर्थ की तरफ जाती है तो ग्रेविटी की तरफ जाती है, वो होती है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये जो थे ये ग्रोथ करते हैं, स्टेम बड़ी होती है रूट बड़ी हुई, तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हमें पता है कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़े होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, मतलब हर एक क्रोमोसोम में अलग जीन होते हैं, जैसे हेयर कलर, आई कलर, ब्लड ग्रुपिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। फिर मैं बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ देती हूँ। और जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन। देखो जीन से ही प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि जीन किसका बना? डीएनए। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और ये कह रहे हैं नॉट, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, ऐसा नहीं है एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं। फिर तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही जीन्स होनी थी, लेकिन जीन्स हमारे पास बहुत सारी, ये भी गलत है ये भी गलत है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेट्स हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं
जो भी जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं वो सब हमारे जीन्स करके ही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पर भी नॉट नहीं आना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ कि डोमेस्टिक सर्किट के अंदर 15 एम्पेयर की हम करंट रेटिंग कब यूज करते हैं। देखो 15 एम्पेयर की करंट रेटिंग हम यूज करते हैं जब हमने कोई हाई पावर वाला लेना होता है, जैसे गीजर्स। तो गीजर में हम हाई पावर में 15 एम्पेयर का करंट यूज करते हैं। स्पेशल बटन होता है जिसके ऊपर 15 एम्पेयर लिखा होता है या रेड लाइट होती है। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर से पहले हमने इन चारों को लगा दिया सीरीज के अंदर, फिर हमने इन चारों को लगा दिया पैरेलल के अंदर। तो अगर हम देखें सीरीज के अंदर में लगाए, सीरीज के अंदर उनका सबका 8 है। सीरीज के अंदर सबको ऐड करना होता है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो ये आ जाएगा 32। हमने बताना आर सीरीज की वैल्यू होगी 32। पैरेलल में आ जाएगा 1/8, 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 4/8। तो r की वैल्यू 1/r की 1/2 है, तो r ऐसे के ऊपर हो जाएगा 2 ओहम आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा 16। तो r सीरीज बाय r पैरेलल का आंसर आ जाएगा 16। सीरीज में ऐड कर दिया, पैरेलल में 1 बाय करके ऐड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि दो जो रेज पैरेलल वायर्स है हमारे पास, पी पॉइंट है, उनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और हमने ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक करंट की बात की जा रही है और एक बात की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की बात की जा रही है और बात की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा याद रखना है जब दो ही चीजों की बात हो तो हमारे पास लगेगा राइट हैंड रूल। अगर तीन चीजों की बात हो तो लगेगा लेफ्ट हैंड रूल। अब दो चीजों की बात हो रही है, कहीं फोर्स की बात नहीं हो रही, तो राइट हैंड रूल लगेगा। राइट हैंड रूल हमारे पास यही होता है कि हम अपने राइट हैंड को पॉइंट करके तुम देख सकते हो ए बी वायर, थंब को तुम इस तरफ रखो जिस तरफ फिंगर कर्ल कर रही है, तो फिंगर कुछ ऐसे कर्ल करेंगी। जब फिंगर ऐसे कर्ल करेंगी और अगर हम सी पॉइंट पर देखें तो सी पॉइंट भी जो हमारे फिंगर्स है, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो सी पॉइंट पर भी फिंगर कर्ल करके देख सकते हो तुम कि हमारे को थंब को इस तरफ पॉइंट करना, फिंगर्स को कर्ल करना है। क्योंकि दो वायर्स को 3D में इमेजिन करके देखो, एक वायर ऊपर है और एक वायर नीचे है। हम ऐसा देखेंगे कि एक वायर के अंदर जो हमारे पास पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक जा रहा है इनसाइड द प्लेन। जैसे सी पॉइंट पर हम करके देखेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, और पी ए बी के लिए पेपर के बीच में जा रहा है, और सी डी के लिए पेपर के बाहर आ रहा है। इमेजिन करके देख सकते हो, थंब को पॉइंट कर लो और फिंगर्स को कर्ल कर लो। फिर भी अगर नहीं पता लगेगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी अच्छे से। तो हमारे पास यहाँ पर एक आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, एक इनटू द प्लेन जाएगा। तो इससे हमारे पास जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और वो आ जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज करंट हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। करंट इंक्रीज हुआ पुराने का 100%, यानी पुराना करंट अगर मान लो हमारे पास है आई, उसका 100% इंक्रीज हो गया। 100% ऑफ आई, ये हमारा न्यू करंट बन गया। पहले का करंट कितना था आई, और 100% और इंक्रीज हो गया, हमारे पास आ जाएगा आई प्लस 100/100 इंटू आई। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई प्लस आई। तो नया जो हमारे पास करंट है ना वो आ गया 2i। पहले वाला करंट था आई, नया वाला है 2i। तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। आई की वैल्यू इस बार क्या है 2i, 2i स्क्वायर आर। तो ये आ जाएगा 4i स्क्वायर आर। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने ये निकालना है कि पावर इंक्रीज कितनी हुई है, उन्होंने बोला इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, मतलब हमें डिफरेंस करके बताना पड़ेगा। तो हम ये ऐसे निकाल लेंगे कि हमारे पास पहली चीज तो हमारे पास ये है कि चेंज इन पावर कितना आया है हमारे पास, हमने वो लेना है। बाय हमारी ओरिजिनल पावर कितनी थी, और हमने लेना है बाय इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। बड़ा इजी है। देखो पहली चीज तो ये है कि नया वाला पावर कितना है 4i स्क्वायर, पुराने वाला कितना था आई स्क्वायर, P1 P2। तो P2 माइनस P1 कर लो पहले, P2 माइनस P1, यही पता लग जाएगा कितना पावर बढ़ा। और डिवाइड बाय हमने करना होता है ओरिजिनल पावर इंटू 100। तो P2 माइनस P1, देखो हमारे पास आ जाएगा 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर इंटू 100। तो 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर से हमारे पास आ जाएगा 3i स्क्वायर आर बाई आई स्क्वायर आर इंटू 100।
ये हमारे पास आ जाएगा 3 into 100 300%। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ। उन्होंने हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि करंट जो है ना वो इंक्रीज होगा। पहले वाला करंट मान लो था आई, और नए वाला जो करंट है ना वो कितना इंक्रीज हो गया है, वो है आई प्लस इंक्रीज बाय 100%, 100% ऑफ आई। तो ये आ जाएगा आई प्लस 100/100 इंटू आई, तो ये आ जाएगा 2 आई। पहले हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी है, I²R। अब देखो P2 की वैल्यू क्या देगा, आई की जगह करंट कितना है, 2I²R। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 4I²R। अगर हमने निकालनी है परसेंट इंक्रीज, तो पहले हम लगाएंगे P2 माइनस P1 कितना चेंज आया ओवर ओरिजिनल, ओरिजिनल पावर कितनी है, इंटू 100। तो ये आ जाएगा 4I²R माइनस 3I²R अपॉन I²R इंटू 100। तो I² से I² कट जाएगा, 4 - 3, 4 सॉरी यहाँ पर 1 है, I² था ना यहाँ पर पहले वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1 3, 3 into 100 300%। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं हम, assertion रीजन है। इसमें उन्होंने बोला हुआ है genes inherited from parents decide the sex of a child। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उससे डिपेंड करते हैं कि चाइल्ड मेल होगा फीमेल होगा, सही बात है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, एक्स चाइल्ड इन मेल चाइल्ड। देखो हमें पता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो बनाती है एक्स एक्स, मेल की बॉडी बनाती है मेल की बॉडी होती है एक्स वाई। यहाँ से एक्स आएगा, और यहाँ से अगर एक्स आए तो बन जाती है फीमेल, यहाँ से अगली बार भी क्या आना एक्स, और यहाँ से अगर वाई आ गया तो बन जाता है मेल। उन्होंने बोला एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर मेल बना है तो वाई तो मेल से ही आया है ना, वाई आया मेल से, एक्स थोड़ी आया, तो वाई आया है। तो रीजन गलत है, इसका आंसर आ जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है aqueous द कलर ऑफ aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it। हमारे पास aqueous solution है कॉपर सल्फेट का, उसके बीच में हमने डाला है लेड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ठीक है, लेड सल्फेट कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, लेड सल्फेट कलरलेस होता है, सेशन तो बिल्कुल सही है। लेड इज मोर एक्टिव, देखो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लेड ने कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब लेड ज्यादा एक्टिव है, तो ये इसका जगह ए, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हुआ है कलर चेंज, और करेक्ट रीजन भी है। 19th क्वेश्चन देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। देखो हमें पता है कि हमारे पास चाहे सोलेनॉइड हो, चाहे सर्कुलर कॉइल हो, कुछ भी हो, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। तो फर्स्ट ये सेशन तो ठीक है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न है सेम डायरेक्शन। देखो ये पॉइंट में वो ये कहना चाहते हैं, मान लो ये सर्कुलर लूप है हमारे पास, ऐसे मैंने टर्न्स दिखा दी, क्योंकि अगर मान लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है फर्स्ट वाले का, तो जो सेकंड वाला है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारे पास किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, थर्ड वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी किधर को जा रहा है, इसीलिए ओवरऑल एड अप होकर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा होता कि फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, बाकी दोनों का इधर जा रहा होता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाना था। तो क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसीलिए वो एड अप हो रहा है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा ए। आगे वो कह रहे हैं लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये हार्ट होता है तो ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हमारे पास बाकी सारी जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की लेफ्ट साइड पर आ जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, यहाँ लगी होती है पल्मोनरी वेन्स, और वो ब्लड दे देती है लेफ्ट ऑरिकल में। जैसे हमारे पास लंग्स होती हैं, लंग्स में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, और ये जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन। तो सही बात है ये बिल्कुल। कह रहे राइट atrium ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विद पंप्स इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, अगर पूरा सर्कुलेशन नहीं आता तो मैं बता दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमारे पास हार्ट है, तो ये देखो ये हमारे पास मान लो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, तो राइट ऑरिकल से ब्लड राइट राइट वेंट्रिकल में ही जाता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, क्योंकि बाकी सारी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन कोई ये करेक्ट रीजन तो है नहीं, तो इसका आंसर आएगा बी। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, नेम द हार्मोन एंड एक्सप्लेन मूवमेंट। देखो हमारे पास हमें करा हुआ है कि जैसे ये हमारे पास एक स्टेम है और यहाँ पर सनलाइट आ रही है। जिस पार्ट पर सन आता है उसके ऑपोजिट पार्ट पर ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है, तो इस पार्ट पर हमारे पास ऑक्सीजन इकट्ठा हो रहा है। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है। जिस पार्ट पर भी ऑक्सीजन इकट्ठा होगा वो प्लांट ज्यादा ग्रो करे, वो पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा तो हमें थोड़ा सा, और जो नीचे जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट थोड़ा कम ग्रो करेगा, जो सन को फेस नहीं कर रहा। तो ये पार्ट ज्यादा ग्रो कर गया और दूसरे वाला पार्ट इतना ग्रो नहीं करा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमें प्लांट थोड़ा बेंड भी नजर में आता है। तो कौन सा प्लांट, कौन सा प्लांट हार्मोन है, ऑक्सीजन। और ये मूवमेंट कैसे हुई है कि हम ये लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाता है टुवर्ड्स शेडी साइड, शेडी साइड की तरफ चला जाता है वो, जिसके कारण सेल्स ग्रो करते हैं और हमें जो प्लांट है वो बेंड नजर में आता है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कंपाउंड एक्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। एक कंपाउंड एक्स है जिसको जिप्सम से बनाया गया। तो देखो जिप्सम से बनाया जा पीओपी से ही जिप्सम बनाया जाता है, पीओपी से। तो हमारे पास आता है कि कंपाउंड एक्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। तो सॉरी, जिप्सम से पीओपी बनाई जाती है हमारे पास। तो ये बड़ी बेसिक रिएक्शन है। कंपाउंड एक्स क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड एक्स पूछा है तो कंपाउंड एक्स होगा पीओपी। पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। देखो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसके अंदर अगर हम 1.5 H2O और मिला दें तो हमारे पास होता है जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O। ये हमारे पास है पीओपी और ये हमारे पास है जिप्सम। एक्स हमारे पास क्या है, पीओपी। केमिकल फॉर्मूला उसका ये वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क बताओ। देखो हमारे पास होता है बेकिंग पाउडर जिसको मीठा सोडा बोलते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अगर हम इस बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ, मीठा सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। अगर हम इस बेकिंग सोडा में कहीं से H पॉजिटिव डालते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं टार्टरिक एसिड, तो हमारे पास बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा कड़वा होता है और बेकिंग पाउडर उतना कड़वा नहीं होता। तो बाजार से जो मीठा सोडा मिलता है उसके अंदर H पॉजिटिव मिलाने से हमारे पास बन जाता है बेकिंग पाउडर। इसमें और करके क्वेश्चन आया हुआ है, बैलेंस केमिकल फॉर रिएक्शन दैट occur when blue copper sulfate crystals are heated। तो ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है हमारे पास, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं CuSO4.5H2O। उनको हमने हीट करना है, हमारे पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट प्लस 5H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सेकेंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। सेकेंड पार्ट देखो, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास आएगा NaHCO3। इसको हमने हीट करा, हमारे पास बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है वो, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो हमने बताना है कि किस पार्ट पे नेफ्रॉन फाइंड किए जाते हैं और हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है नेफ्रॉन का। तो मैं नीचे तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखो हमारे पास होती है किडनी। तो किडनी होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं और यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। तो किडनी में हमारे पास होते हैं नेफ्रॉन्स। ये 23 क्वेश्चन का आंसर है। तो किडनी में हमारे पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। उसका स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर की पहले तो हमें डायग्राम बना के आनी पड़ेगी। मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाया तो ऊपर वाला भी तुम्हें बता दूंगी। देखो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन कर देना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कि ये हमारे पास होता है बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारे पास होता है पीसीटी, ये हमारे पास है लूप ऑफ हैनले, ये हमारे पास है डीसीटी और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट। जो ये जो नेफ्रॉन है इससे हमारे पास बनेगा यूरिन। साथ साथ इसके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड। ये हमारे पास है एफरेंट आर्टरियोल,
और ये है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास है इफरेंट आर्टरियोल। और ये आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमें बेसिक 3 स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सिलेक्ट सबसे पहले हमारे पास होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो हमें ये लिख देना है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ब्लड बड़े ज्यादा हाई प्रेशर में आता है और छन्नी की तरह वो छान लिया जाता है। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास इस पार्ट के अंदर ऐसे सीव टाइप लगा होता है, तो ब्लड फ्लो करेगा अंडर हाई प्रेशर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ब्लड ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड इज फिल्टर्ड आउट। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पीसीटी के अंदर सोडियम, पोटेशियम और थोड़े हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आ गए हैं, तो फिल्टर आउट हो गया। सेकंड प्रोसेस हमारे पास होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमने ये लिखना है कि यूजफुल जो सब्सटेंसेस, देखो मान लो सोडियम हमारे काम का है, इसको हमने भेज देना ब्लड के अंदर, पोटेशियम हमारे काम का है, इसको हमने भेज देना ब्लड के अंदर। तो ये लिखेंगे यूजफुल सब्सटेंसेस आर reabsorbed into the blood। और इन ये पीसीटी में भी होता है और डीसीटी में भी होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा तीसरा प्रोसेस, जो कि होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम ये देखते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमें पता है कि इस पाइप के अंदर हमारे पास, इस पूरी पाइप के अंदर हमारे पास बनना है यूरिन। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ वेस्ट सब्सटेंस रह गए, जैसे मान लो कि इसके अंदर क्रिएटिनिन रह गया, तो हमारा फायदा है कि वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर बाहर जो ब्लड है उसके अंदर क्रिएटिनिन रह गया, क्रिएटिनिन एक तरह का वेस्ट है, हम चाहते हैं कि ये वेस्ट सब्सटेंस जो है ये ब्लड के अंदर से हट जाए और नेफ्रॉन की पाइप के अंदर आ जाए। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में हम यही लिखते हैं कि वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड, जो ब्लड के अंदर रह गया, आर मूव्ड इनटू नेफ्रॉन। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा और यूरिन एंड पे बन जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तुमने लिखना है, तुम ये लिख सकते हो कि वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, ताकि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बने। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमारे पास कि सोल्डर एलॉय जो है उसके हमने बताने हैं प्रॉपर्टी, बताने की हम उसको क्यों वेल्डिंग में यूज करते हैं। देखो जो सोल्डर एलॉय है वो बनता है लेड और टिन से। हम वेल्डिंग में उसको यूज करते हैं बिकॉज उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम उसको मेल्ट करके यूज कर सकते हैं चीजों को जोड़ने के लिए। 25th क्वेश्चन है, व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर कॉज ऑफ कंसर्न। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारे लिए बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आएंगी तो हमें कैंसर हो सकता है, हमारी आईज खराब हो सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं और जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, मतलब बचपन से ही कुछ बीमारियां पैदा होते साथ। हम इसको लिमिट करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि सीएफसी यूज नहीं करने चाहिए, डू नॉट यूज सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। और पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल से भी हमारा बेनिफिट होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे दिखाया, पूछा हुआ है कि एक प्रिज्म से एक्स वाई लाइट जा रही है, ये वाली लाइट जा रही है, और हमने इसकी आगे वाली लाइट बनानी है। देखो सीधा प्रिज्म बनाया तो हमेशा याद रखना कि जो वायलेट लाइट है वो सबसे नीचे आएगी और रेड सबसे ऊपर आएगी। तो ये बिल्कुल हमेशा याद रखना कि वायलेट जो है वो सबसे नीचे आएगी, इस तरीके से। यहाँ पर हमारे वायलेट लाइट, जो पीछे से जो हमारे पास लाइट आ रही है वो है हमारी व्हाइट लाइट, तो यहाँ से हमारे पास व्हाइट लाइट आ रही है। और जो हमारे पास रेड लाइट है वो आएगी सबसे ऊपर।
ऐसे पूरे विबग्योर वाले पूरे कलर्स तुम यहाँ से पूरी लाइंस बना सकते हो, और तुम पूरा यहाँ पर लिख सकते हो विबग्योर पूरा। और लाइंस भी बना सकते हो, मैं हॉटस्पॉट हो जाएगा इसलिए नहीं बना रही। इसके बाद देखो हमने हमें उन्होंने पूछा हुआ नेम द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज। देखो ये हमारे पास है क्या, ये है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जब भी प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट पास करते हो डिस्पर्ज हो जाती है, हम इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जितने भी कलर्स है, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं हैव डिफरेंट वेवलेंथ। सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ अलग होने से कारण सबकी स्पीड भी डिफरेंट होती है, जिसके कारण कलर्स जो है वो बेंड भी डिफरेंट एंगल्स पे कर रहे हैं। कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, ये इसका मेन कॉज। अगर हम देखें तो ये हमारा ओरिजिनल पाथ था। ओरिजिनल पाथ से वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हुआ और रेड लीस्ट बेंड हुआ। रेड बेंड द लीस्ट एंड वॉयलेट बेंड्स द। की क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक पर्सन है जिसका नियर बाय और फार ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रहे, मतलब उसको पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा। और ये बोल रहे हैं कि ये क्यों हुआ होगा। देखो, या तो बच्चों या छोटे बच्चों को होता है मायोपिया, जिससे तुम्हें ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, तो हमें इसमें दूर का नहीं दिखता। और या होता है हाइपर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का नहीं दिखता। अब इस डिफेक्ट में अगर दोनों डिफेक्ट्स आ गए हैं तो ये तब होता है, ये ओल्ड एज में होता है। पहली चीज तो ये होता है ओल्ड एज में, जब हमारे जो सिलरी मसल्स है और आईलेंस है वीक हो चुके हैं। मतलब कि आईलेंस को फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो रही, सिलरी मसल एंड आईलेंस जो है वो वीक हो चुके हैं, तब होता है। और इस डिफेक्ट का नाम क्या है? इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। हमने बताया लेबल डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस फॉर स्टोरी। देखो हमें उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि कौन सा लेंस यूज करते हैं। देखो जो लेंस होता है वो इस तरीके से होता है कि ऊपर लगाया होता है कनकेव लेंस दूर का देखने के लिए, जैसे मायोपिया के लिए कनकेव लेंस यूज होता है फॉर दूर का देखने के लिए, फॉर डिस्टेंट विजन। और नीचे लगाया होता है कन्वेक्स लेंस फॉर नियर बाय विजन। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। बोला हुआ कंपाउंड एक्स है इज यूज फॉर ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है कि सोप में तो यूज होता है वॉशिंग सोडा, उसको हमने इथेनॉइक एसिड से ट्रीट करा है और उसने बना दिया सॉल्ट वाटर वगैरह। एक्स को आइडेंटिफाई करना है, सारा कुछ बताना है। तो सबसे पहले ए पार्ट का हमारे समझेंगे आइडेंटिफाई एक्स। तो एक्स हमारे पास है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, या हम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और 10 वाटर है तो इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमें बोला गया कि इस हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड, मतलब कि हमें पूछ रहे हैं कि ये कंपाउंड हमें कैसे मिलेगा, ऑब्टेन कैसे होगा। तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा और फ्रॉम ब्राइन। देखो नमक वाले पानी को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, हमेशा याद रखना, नमक वाले पानी को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। और इक्वेशंस लिखनी है इसके लिए, इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा है। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके साथ, वो तो मैंने पहले कहा था कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब होता है ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टल के अंदर है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास है 10। इक्वेशंस मैं सारी बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे ब्राइन लेना है। ब्राइन मतलब नमक में वाटर डाला हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा NaCl प्लस वाटर। इसके अंदर हमने ऐड करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास बन जाता है। और साथ में हमने सॉरी साथ में हमने ऐड करना होता है अमोनिया। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे NH3, तो हमारे पास बन जाएगा NaHCO3। और हमारे पास बनेगा NH4Cl। ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। ये ही रिएक्शन सेम बेकिंग सोडा की रिएक्शन में कर ले। बेकिंग सोडा का ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब इसके बाद अब जब हमारे पास बन गया NaHCO3, हम इसको सीधा हीट करेंगे। हमारे पास बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। फिर हम Na2CO3 के अंदर डायरेक्टली डाल देंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2। सबके नीचे तुम नेम लिख सकते हो।
पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया। बेकिंग सोडा हमारे पास क्या है? बेकिंग सोडा है ये NaHCO3। फिर हमने NaHCO3 से Na2CO3 बनाया, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनाया। सोडियम कार्बोनेट से हमने बनाया सोडियम, सॉरी, वॉशिंग सोडा। उसी में रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन, देखो रिडक्शन होता है हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही हो। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी खुद की क्या हो रही हो? ऑक्सीडेशन। देखो, अब हमारे पास, देखो हमारे पास NH3 है। तो NH3 से हमारे पास क्या बन रहा है? NO बन रहा है। NH3 से हमारे पास क्या बन रहा है? NO। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और ये जो हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो NH3 की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास NH3 क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में वैसे इसका बोनस मिल गया था, फिर भी H2O से, देखो H2O से HF बन रहा है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। H2O से HF बन रहा है, इसमें भी लॉस। यहाँ पर दो H है, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है। तो अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन। तो H2O की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इसके बाद हमारे साथ होता है Fe2O3 वाला कंपाउंड। इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास Fe2O3 है उससे बन रहा है Fe। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और CO से देखो क्या बन रहा है? CO2। यहाँ पर एक सी, यहाँ पर दो सी, तो यहाँ पर क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमारे पास अगले कंपाउंड में हम देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास H2 और O2 मिलके बन रहा है वाटर। अब H2 से क्या हो बन गया? H2O, यानी कि H2 में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2 क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। 29th क्वेश्चन उन्होंने बोला हुआ, अ स्टूडेंट wants to project the image of candle flame on a screen 60 centimeter in front of mirror by keeping candle at a distance of 15 centimeter from its pole। तो एक स्टूडेंट है, वो मतलब इमेज को प्रोजेक्ट करना चाहता है ऑन स्क्रीन। देखो, अब मान लो कि हम किसी चीज की इमेज को स्क्रीन पे लेकर आना चाहते हैं, या तो हम उसके फोकस पे लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो अगर दूर से रेज आए और एक पॉइंट पर मीट करें, तो ये ज्यादातर ऐसे काम होते हैं कन्वर्जिंग मिरर के, जो एक पॉइंट पर आके रेज को कन्वर्ज कर दे। जैसे ये हमारे पास एक ऐसा होता है कन्वर्जिंग मिरर, कि अगर दूर से कोई भी रे आ रही है, उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे। तो एक पॉइंट पर हमें कन्वर्ज करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर होता है कनकेव मिरर। उन्होंने हमें मैग्निफिकेशन निकालने को बोली है। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। -V की वैल्यू कितनी है? स्क्रीन, मतलब इमेज हमारी 60 पे बन रही है, जहाँ उन्होंने बोला ना इमेज बन रही है एट 60 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन हमने वही लगाई होती है जहाँ इमेज बनती है। जहाँ पर भी स्क्रीन आ जाए वो मतलब इमेज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -60 अपॉन, और यू की वैल्यू कितनी है? -15। यू हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस लिया। वी भी कनकेव मिरर के लिए ज्यादातर क्या होता है, मतलब 6 आउट ऑफ 5 केस नेगेटिव ही रहता है। ये हमारे पास बन जाएगा 60/15, यानी कि -4 आ जाएगी मैग्निफिकेशन। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो मुझे डिस्टेंस बताना है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स इमेज, कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखो, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, और देखो इमेज बन रही है 60 पे, कैंडल पड़ी है 15 पे। तो यहाँ पर मान लो कैंडल पड़ी है 15 पे, एक रे पैरेलल गई, किससे पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे फोकस से गई, किससे पास, कैसे जाएगी? पैरेलल। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। तो देखो उन्होंने बताया हुआ कि ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, और इमेज है 60 सेंटीमीटर पे।
और ये इस चीज के बारे में पूछ रहे हो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। पूरे 60 में से 15 माइनस कर दो, 60 - 15 ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। देख सकते हो। अब रे डायग्राम बनानी है, मैं थोड़ा सा अच्छा रे डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ऐसे बन जाएगी हमारे पास रे डायग्राम। जो रे पैरेलली फोकस से पास, जो फोकस से गई पैरेलल। 30th क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ है स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जो एटीपी है वो हमें चाहिए सारी रिएक्शंस कराने के लिए। तो एटीपी का तो रेस्पिरेशन में रोल यही है कि एटीपी चाहिए हमें। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एटीपी मिलेगी। ठीक है, और वही एटीपी को हम यूज करेंगे अगर हमने और कुछ और ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना है, उसमें भी यूज करेंगे। और हमारे सारे सेलुलर प्रोसेसेस रेस्पिरेशन डाइजेशन में भी यूज होगी एटीपी। अगर बताए व्हाट एंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में देखो कैसे होता है। स्टोमेटा होते हैं लीव्स से, रूट के पास होते हैं रूट हेयर्स, और स्टेम के ऊपर बड़े बड़े पोर्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो स्टोमेटा लीफ पे, रूट हेयर रूट पे, लेंटिसेल स्टेम पे, इनसे हमारे पास होती है गैसेस एक्सचेंज। उन्होंने कंडीशंस बताई हुई है। कौन कौन सी कंडीशंस है। स्टेट द कंडीशंस इन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड। तो देखो डिफ्यूजन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो डिपेंड करेगी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे कि सनलाइट कितनी है। उस इसके अकॉर्डिंगली जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। दूसरा प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है कि प्लांट को कितनी CO2 चाहिए, उस बेसिस पे होगा ये। अभी हमारे पास क्वेश्चन है प्लांट का स्टोर फूड। प्लांट का देखो स्टोर फूड होता है स्टार्च, और जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस, उनका स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आ जाता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेते हैं। उनके स्टोमेटा तो बंद रहते हैं। देखो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना वो अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए पोर्स होते हैं जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं अगर उनके स्टोमेटा ही बंद है तो वो कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस। देखो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं एट नाइट। नाइट के टाइम पर उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं। और जब उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर पूरा का पूरा। और फिर इस स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर लेते हैं, यूज एट डे टाइम। पहले रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड कैद करके रख ली, बाद में यूज कर ली। तो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो यहाँ पर यूज होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको तुम लर्न कर सकते हो फादर मदर चिल्ड्रन से। जो थंब है वो देगा फोर्स, जो इंडेक्स फिंगर है वो देगी मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वाली जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड देगी, और जो मिडल फिंगर है वो देगी करंट। ओपन कर सकते हो, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि हमने डायग्राम्स देख के बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, यानी बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर जिस जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यानी पैरेलल जा रहा है। तो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि अगर 90 डिग्री का एंगल बने तो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैक्सिमम, और अगर बीच में हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बने तो मैग्नेटिक फील्ड होती है मिनिमम। तो इसके अंदर हमारे पास मिनिमम आएगा क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ करंट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा बीच बीच में आ जाएगा सेकंड में। तो मैक्सिमम आएगी फर्स्ट में, मिनिमम आएगी थर्ड में, और बीच वाली आएगी सेकंड में। अगले क्वेश्चन के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है अराउंड करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो हम एक सोलेनोइड बनाएंगे। हमारे पास सोलेनोइड ऐसे करके बनाया जाता है, टर्न्स होती है उसके अंदर।
इसको हमने करंट की सप्लाई देनी है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस भी साइड हम नेगेटिव ले रहे हैं वो साइड हमारी नॉर्थ की तरह एक्ट करेगी। तो इस साइड लिया तो ये नॉर्थ है, ये जो पॉजिटिव वाली साइड है वो है साउथ। ये क्लॉकवाइज रूल से आया गया है। और हमें पता है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है हमेशा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। नॉर्थ से बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से कुछ बनेगा ये। नॉर्थ से बाहर निकालनी है हमेशा लाइन, और साउथ के अंदर डालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बस नेगेटिव की तरफ नॉर्थ रखना है। फिर हमने बार मैग्नेट में बनाना। बार मैग्नेट में तो काफी ज्यादा इजी है। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल होता है एक, उसका साउथ पोल होता है। तो वो भी नॉर्थ से साउथ, 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 आउटसाइड दी फील्ड, आउटसाइड दी नॉर्थ टू साउथ ही होता है। तो ऐसे ये दो डायग्राम्स बन जाएंगी। अब उन्होंने पूछा हुआ हमसे कि इन दोनों फील्ड्स में क्या डिफरेंस होगा। देखो इन दोनों फील्ड्स में काफी डिफरेंस होगा, मैं वो आगे लिख के बता रही हूँ तुम्हें। हमने देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, और हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सोलेनोइड के अराउंड हमने ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो सोलेनोइड ऐसे ऐसे होता है, हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो करंट बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग करंट। और बार मैग्नेट के अराउंड वो फिक्स्ड है, तो हम इसमें ये करेंगे कैन नॉट बी चेंज। जो मैग्नेटिक फील्ड है कैन नॉट बी चेंज। इसके अंदर अगर वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया था, मैं उसको रिवर्स करूँ तो नॉर्थ साउथ रिवर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसके अंदर हम ये भी नहीं कर सकते, सोलेनोइड तो टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक करंट जा रहा है तभी तक है। और जो हमारे पास ये हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट परमानेंट है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि एक फूड चेन बनाओ। नहीं, एक सेकेंड, 32 क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बोला हुआ कि जो हमारे पास एक किचन गार्डन है उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, और जो हमारे पास फॉरेस्ट है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। देखो जो हमारे पास किचन गार्डन है वो हमने खुद बनाया है। ठीक है, हमने खुद बनाया है, हम उसको बोलते हैं किचन गार्डन को हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। हमने उसमें प्लांट्स उगाए हैं, हमने अपने आप, हो सकता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े हो। और नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो नेचर ने बनाया हो। तो ये नेचर ने बनाया है, हम इसको, मतलब ये हम बोलते हैं कि ये जो है ना ये सेल्फ सस्टेनेबल है। ये खुद से काम कर सकता है अगर हम कुछ भी ना करें। लेकिन ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, हमें हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ करना पड़े। अगला क्वेश्चन है कि while designing an artificial ecosystem at home, there are only two things to be kept in mind to coordinate a self-sustaining system। मतलब हमने घर में कोई इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम का मतलब होता है वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि बाहर से हमें कुछ नहीं चाहिए, हवा पानी न्यूट्रिएंट्स सब कुछ अपने आप से हो, वो हमारे पास होता है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। देखो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्वेटिक प्लांट्स, पानी पानी या पॉन्ड बनाया हमने मान लो, तो वहां पे हम एक्वेटिक प्लांट्स लगा सकते हैं जो फूड की तरह काम करेंगे और ऑक्सीजन भी देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ऑक्सीजन वाला पंप यूज कर सकते हैं, या हम एयर पंप लगा सकते हैं उसके बीच में।
ऑर्गेनिजम्स को छोड़ सकते हैं, स्मॉल बिग फिशेस को छोड़ सकते हैं, यानी हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि अपने आप जो है काम चलता रहे, बाहर के ह्यूमन की इंटरवेंशन की, मतलब ह्यूमन को इंटरफेयर ना करना पड़े बीच में, सारा काम खुद से ही होता रहे। तो हमें फूड चेन बनानी है और 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो हम 4 ट्रॉफिक लेवल्स की हमने फूड चेन बनानी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लांट्स। प्लांट्स को खा लेगा रैट्स, रैट्स को खा लेंगे स्नेक्स, और स्नेक्स को खा लेंगे हॉक्स। प्लांट, रैट, स्नेक और हॉक। इसके बाद देखो हमारे पास आ जाता है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी हमने दी है टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो हमने बाकी बताना है। देखो हमारे पास ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जैसे हमारे पास सन है। सन से पहले एनर्जी जाती है प्लांट को, वो जाती है सिर्फ 1%। उसके बाद फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जो जाती है वो जाती है 10%, फिर सेकंड को 10%, थर्ड को 10%। इसको हम 10% लॉ भी बोलते हैं, जो लिंडेमैन ने दिया था। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि 20,000 जूल को हमने सीधा सेकंड पे भेजा है, यानी 20,000 जूल एनर्जी हमने दी है सेकंड ट्रॉपिक वाले को। तो इसके पास 20,000 एनर्जी है। बोल रहे थर्ड के पास कितनी होगी। देखो थर्ड के पास कितनी होगी, 10% जाएगी, तो 10% ऑफ 20,000 निकाल लो। ये होगी 2,000, तो थर्ड पे आ गई 2,000। थर्ड वाले को मिलेगी 2,000, एक जीरो निकाल दो। फोर्थ वाले के लिए एक जीरो और निकाल दो, उसको मिलेगी 200 जूल्स। 33 क्वेश्चन काफी अच्छा है। उन्होंने बोला हुआ है अ पर्सन जो है उसको दूर का नहीं दिखता। देखो हमेशा अपने आप को इमेजिन कर लो कि बच्चों को भी कहाँ का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। तो बच्चों को दूर का नहीं दिखता बियॉन्ड 5 मीटर फ्रॉम हिज आईज। ये कौन सा डिफेक्ट है। देखो मायोपिया है, एक मायोपिया होता है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया छोटा वर्ड है, वो बच्चों में होता है, तो इसको है मायोपिया। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट की साइट है कि पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता। हमें रे डायग्राम बनानी है, कॉजेस बताने हैं और बताना है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसके पॉसिबल कॉजेस क्या क्या है और रे डायग्राम। देखो आगे कर रही हूँ ये क्वेश्चन लास्ट में। हम एक सिंपल सी आई की डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमारे पास है लेंस। देखो नॉर्मली जो लाइट रेज होती है वो मीट करती है इस पॉइंट पे रेटिना पे, लेकिन अगर हमारी आई को मायोपिया हो रखा है, वो काम नहीं करी, तो रेज मीट करेगी आगे। हम इसमें ये कहते हैं कि जो लेंस है ना उसकी कन्वेक्स पावर बढ़ गई है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, ड्यू टू मोर कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। क्योंकि जहां उसको कन्वर्ज करना चाहिए उससे पहले ही वो कन्वर्ज कर जा रहा है। सेकंड, ऐसा भी हो जाता है कि आई बॉल इलोंगेट कर जाए, आई बॉल इलोंगेशन, ये भी हो सकता है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मैंने इसको ट्रीट करना है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर लगा दें कनकेव लेंस, फिर जो लाइट रेज है वो बिल्कुल पॉइंट पे मीट करेगी। तो कन्वेक्स, क्योंकि लेंस ज्यादा कन्वेक्स हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट है क्या है, हमारे पास है कनकेव लेंस। तो हम इसको देखो ट्रीट कर सकते हैं। पॉसिबल कॉजेज वही है कि लेंस ज्यादा कन्वेक्स हो गया और आई बॉल लॉन्ग होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। कौन सा लेंस है, कनकेव। ऐसे याद कर लो, बच्चे केव में जाएंगे तो मायोपिया छोटे बच्चों को होता है, शॉर्ट साइटेडनेस से पास का दिखता है, कनकेव लेंस उसके लिए यूज करते हैं। अब हम लास्ट सेक्शन पे आगे सेक्शन डी। सबसे पहले हमें देखना है कि ह्यूमन मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल बताने हैं। काफी इजी है। टेस्टिस, देखो टेस्टिस जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। उसका काम है एक तो मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करना, और एक प्रोड्यूस करना मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। एक एक ही बताना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 पार्ट्स है। स्क्रोटम, स्क्रोटम देखो पाउच होता है जिसके अंदर होते हैं टेस्टिस, और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लोअर बॉडी टेम्परेचर, स्पर्म बनने के लिए प्रोवाइड करते हैं लोअर बॉडी टेम्परेचर। फिर होता है वास डिफर्स। देखो वास डिफर्स एक पाइप होती है, जिस पाइप ट्यूब लाइक होता है, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, और ये स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आती है यूरेथ्रा तक जाती है, यूरिन वाले पाइप में डाल देती है स्पर्म को।
फिर होता है सेमिनल वेसिकल्स। मेल की बॉडी के अंदर तीन ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेटरी ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिससे स्पर्म को नरिशमेंट मिलती है और वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है इनटू फीमेल बॉडी। प्लेसेंटा क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर एक टिश्यू फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। डिस्क शेप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल। तो ये एक स्पेशल टिश्यू है जो यूट्राइन की वॉल के अंदर होता है। इसके काम क्या क्या है? देखो बच्चे को ऑक्सीजन इसके थ्रू मिलेगी, बच्चा कार्बन इसके थ्रू वापस लेके जाएगा, न्यूट्रिशन बच्चे को इसके थ्रू मिलेगा और वेस्ट भी इसी के थ्रू जाएंगे। सारा काम इसी के थ्रू होगा प्लेसेंटा के। अब हम करेंगे 35th क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो कंज्यूम कर रही है एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वॉट। अब वॉट में क्या होती है? पावर। इसका मतलब पावर की वैल्यू हमें दी है 880 वॉट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, जब हम सबसे ज्यादा हीट कर रहे हैं तब पावर आ रही है 880 वॉट, और वही आयरन 330 वॉट पावर यूज कर रही है जब हम इतनी ज्यादा हीट नहीं कर रहे हैं, मतलब जब हम उसकी पावर हमने लो करी हुई है। वोल्टेज हमें दे रहे 220 वोल्ट, हमने करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। फिर पूछ रहे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और एक्सप्रेशन बताना। लास्ट पे कर रही हूँ। सबसे पहले हमें दी हुई थी पावर की वैल्यू, जब हम चलो हम लेते जब हम हीटिंग को कर रहे हैं एट मैक्सिमम रेट, जब हम हीटिंग कर रहे हैं एट मैक्सिमम रेट, अगर हम हीटिंग मैक्सिमम रेट पे कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास पावर की वैल्यू है 880 वॉट। वोल्टेज हमें दी है 220 वोल्ट। देखो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। पावर की बेसिक फॉर्मूला होता है वी आई। पावर दी है 880, वी की वैल्यू 220, आई हम निकाल सकते हैं। तो करंट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 4 एम्पेयर। करंट हमारे पास आ गया 4 एम्पेयर। इसके बाद हम मिनिमम, अच्छा हमें रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालना था हमें। V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? आई आर। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 220। आई हमने कितना निकाल लिया? 4। आर हम निकाल लेंगे। तो यह हमारे पास आ जाएगा 220/4 इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास आ जाएगा अराउंड 55 ओम। आर की वैल्यू आ जाएगी 55 ओम। इसके बाद हम बात करते हैं जब हम हीटिंग हमारे पास हो रही है एट मिनिमम रेट। तो हमारे पास पावर दी हुई है यहाँ पर 330 वॉट। V की वैल्यू 220 वोल्ट। पावर फिर से क्या होती है? वी आई। 11 पे कट जाएगा। ये करंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1.5 एम्पेयर। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस निकाल लें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। 220 इज इक्वल टू 1.5 आर। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 146.6 ओम। यहाँ पर आ रहा था रेजिस्टेंस 55 ओम। तो ये हमने निकालना था। बस पावर इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगेगा। आगे उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हाँ मतलब जब भी हम किसी चीज में से करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अपीयर होती है एज हीट। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। एक्सप्रेशन बताना, वो पता है हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट का मतलब आई स्क्वायर आर टी। इसको तुम
ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम अगला क्वेश्चन करें 36 क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहे हैं एक सैचुरेटेड कंपाउंड है ए जो होमोलोगस सीरीज अल्कोहल की बिलोंग करता है। होमोलोगस सीरीज होती है जो सेम सेम आते रहते हैं। अब देखो अगर हमने ए को हीट किया विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी बना रहा है और उसका मास भी उन्होंने बताया हुआ है। द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस टू हाइड्रोकार्बन सी। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बता रहे हैं कि हमारे को कंपाउंड ए को हीट करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कंपाउंड ए तो मैं उसको कर दूँ हीट और उसको मैं हीट कर दूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर कंपाउंड बी। और अ, और ये यहाँ पर टेम्परेचर यूज हो रहा है 443 केल्विन। तो ये हमें पता है कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कि अल्कोहल को जब भी हीट करो एसिड के साथ तो वो बना लेती है एल्कीन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी है उसका मास है 28। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल ले लूँ CH3CH2OH, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH, और एल्कीन यहाँ पर बनेगा CH2CH2, एल्कीन तो डबल बॉन्ड वाला। तो इसका मास तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। कार्बन का मास है 12, 12 प्लस 2 14, 14 और 14 ये हो जाएगा 28, यानी ये हमने सही लिखा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं अल्कोहल बनाऊं पूरा काफी डिटेल में तो हम ऐसे अल्कोहल को बनाएंगे CH3CH2OH। यहाँ से अगर मैंने एक कार्बन से मैंने H निकाल लिया, एक कार्बन से मैंने OH निकाल लिया, तो वाटर बन गया और पीछे क्या बच गया CH2CH2। इस तरीके से ये बना है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ए बी और सी बताओ। तो ए तो हमें पता लग गया कि अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, दो कार्बन वाला क्या होता है, इथ। तो ये हमारे पास है इथेनॉल, तो ए तो हमारे पास होगी इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। बी हमारे पास क्या होगा, ये इथीन, दो कार्बन वाला इथ, डबल बॉन्ड ई, इथीन। और आगे उन्होंने बोला कि इस कंपाउंड बी में हमने हाइड्रोजन डाल दी, तो हमारे पास देखो अब हमारे पास कंपाउंड है बी। तो हमारे पास कंपाउंड ये CH2CH2 है हमारे पास। हम इसके अंदर हमने डाल दी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डाल दी। हाइड्रोजन डालने से क्या होगा, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो सी सी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दो एच तो पहले से ही है और एक एच और ऐड हो जाएगा, दो एच यहाँ पर भी पहले से ही है और एक एच और ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा इथेन। तो सी हमारे पास बन गया इथेन। अब उन्होंने बोला राइट द केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन सारी पहले ही लिख दी है। इसके बाद हम समझेगा व्हाट हैपेंस व्हेन सी अंडरगोस कंबशन। अब इथेन को हमने कंबशन करानी है, यानी ये देखो C2 और H कितने यहाँ पर 6। तो अगर मैं C2H6 के बीच में O2 ऐड कर दूं, जला दूं उसको, तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बनेगा वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा कि कार्बन इस तरफ 2 है, यहाँ पर भी 2 ले लो, और यहाँ पर H हमारे पास 6 है, यहाँ पर भी 6H ले लो। तो बस जला के हमारे पास किसी भी चीज को क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हमारे पास बन जाएगी हीट। आग जलेगी तो हीट निकलेगी। इसके मैंने बोला हुआ है ये जो रिएक्शन होती है ना जब हम हाइड्रोजन डालते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले इथीन था। नया जो रिएक्शन, मैं अब तुम्हें ये वाली रिएक्शन के बारे में बता रही हूँ जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो हमारे पास देखो इथीन था। इथीन हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा लिक्विड और गैसेस होते हैं, यानी ये ऑयल हो सकता है, लिक्विड और गैसेस। इससे हमने क्या बना लिया, इससे हमने बना लिया इथेन, जो कि कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड, जो कि सॉलिड होगा। तो इसको हम बोलते हैं घी, जो जमा हुआ मिलता है ना, डालडा घी। तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल ऑयल इनटू घी। हम ये कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल को फैट्स में कन्वर्ट करना, या हम ये कह सकते हैं अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में। एस से सैचुरेटेड, एस से सॉलिड। सैचुरेटेड चीज हमेशा होती है सॉलिड, और ये कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। इसके बाद हम देखो उन्होंने बताया हुआ है कि डायग्राम, या तो और भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डायग्राम के हेल्प से मिसली फॉर्मेशन बनाओ। ये मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है जिसमें बताया हुआ मिसली फॉर्मेशन सोप अप्लाई करते हैं। तो जैसे सोप का फॉर्मूला होता है
सोप के फॉर्मूला के अंदर एक बार रफ सा फिर से बता देती हूँ। हमारे पास कार्बन चेन होती है, जो ये हमारे पास कार्बन की चेन होती है ना, ये जो चेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और ये जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, इसको पानी पसंद होता है। ये मान लो बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है एक क्लॉथ। और ये जो हमारे पास क्लॉथ है ना, इस क्लॉथ के अंदर मान लो लगा हुआ है कोई ऑयल, ऑयल लगा हुआ है। तो जो हमारे पास ये जो टेल वाला पोर्शन है ना, टेल वाला पोर्शन तो इसके साथ अटैच कर जाएगा ऑयल के साथ, क्योंकि तेल जो है उसको पानी नहीं पसंद, जिसको पानी नहीं पसंद वो तेल के साथ चिपकता है। और वैसे जो हमारे पास ये बीकर है पूरा का पूरा, इसके अंदर हमने डाला हुआ है मान लो वाटर। तो जो हेड है वो जाएगा वाटर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे हेड्स। इसी को हम बोलते हैं मिसली फॉर्मेशन। थोड़ी देर बाद जब हम इस कपड़े को रगड़ेंगे, एजिटेट करेंगे, तो ये जो हमारे पास तेल है ना, ये ऑयल को बाहर निकाल लेगी, पानी गंदा हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। इसको शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं मिसली फॉर्मेशन। वो बोले टेक टू टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई विद 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। इन टेस्ट ट्यूब एक्स एड सोप। देखो हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली, दोनों के अंदर हमने हार्ड वाटर डाला है। हार्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जिसके बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है। तो हार्ड वाटर का जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स है। तो इसके बाद उन हम दोनों को हमने एक के अंदर डाल दिया सोप, एक के अंदर हमने डाल दिया डिटर्जेंट। कहते देखो किसमें फॉर्म बनेगी, किसमें फॉर्म नहीं बनेगी। तो ये अच्छे से मैं बता रही हूँ कि होता क्या है कि जो सोप होते हैं, सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं स्कम, जिससे वो लेदर नहीं बनाते, मतलब झाग नहीं बनाते। तो जो हमारे पास ए टेस्ट ट्यूब है, हमने उसके अंदर क्या डाला, सोप डाला है। तो कर्डी सॉलिड मतलब स्कम ए के अंदर बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाई का आंसर क्या आएगा, उसके अंदर है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जो सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और स्कम बना लेते हैं कपड़ों के ऊपर। फिर ऐसे कर्डी प्रेसिपिटेट चिपकने लग जाता है और कपड़े साफ नहीं होते। और जो हमारा डिटर्जेंट है वो रिएक्ट कर जाता है विद हार्ड वाटर, तो ज्यादा फॉर्म बनाएगा बी विद डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट विद हार्ड वाटर ऑल्सो। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन। इसके अंदर उन्होंने बोला, वो पूरी बताई हुई है कि मेंडल का इनहेरिटेंस है, पी प्लांट के पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। उसने पी प्लांट को क्रॉस किया, जिसके पास राउंड येलो सीड्स है, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है। उसने बोला कि F1 के अंदर कोई भी हमें नहीं दिखा। F1 को फिर हमने ट्रू ब्रेड करा, और आगे उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, राइट एनी टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल अदर देन दोस मेंशन्ड अबव। देखो हमने प्लांट लिया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। पहले पार्ट में पूछा हुआ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई और ट्रेस बताओ। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं टॉलनेस और डवार्फनेस लेके, तो प्लांट टॉल हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं टॉलनेस और डवार्फनेस वाला ट्रेट आ सकता है इसके अंदर। फ्लावर कलर आ सकता है कि फ्लावर का कलर व्हाइट हो सकता है, पर्पल हो सकता है। पोजीशन भी आ सकती है, टर्मिनल एक्सियल। इसके अंदर बताया हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में डिफरेंस बताओ। देखो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तुमने क्या लिखना है, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है विच इज एक्सप्रेस्ड, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल लेटर। आगे तुम लिख सकते हो कि टॉलनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट के अंदर हमने ये लिखना है कि जो हमारे पास रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ट्रेट विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। लेकिन ये अपने आप एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट नहीं होगा, तो हम कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ये मैं अच्छे से बता रही हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं विद स्मॉल लेटर। और डवार्फनेस वाला जो ट्रेट है ना वो है रिसेसिव। जैसे देखो हमारे पास आ जाएगा छोटा टी, छोटा टी, यदि इसके अंदर कोई डोमिनेंट नहीं है तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। प्लांट कैसा होगा, डवार्फ। बड़ा टी छोटा टी अगर मैंने लिख दिया तो बड़ा टी क्या शो करता है, टॉलनेस शो करता है।
तो इस ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसने रिसेसिव को दबा लिया, रिसेसिव को एक्सप्रेस करने नहीं दिया, तो ये तीन डिफरेंस तुम बना सकते हो। आगे उन्होंने बताया हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो बताओ, व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम द रिजल्ट। तो देखो ये जो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेस पे है। मैं फटाफट से बता देती हूँ एक बार। हमने क्या करा है, हमने एक प्लांट ले लिया राउंड येलो, एक हमने प्लांट ले लिया रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे पास पेरेंट्स है। जब हमारे पास गमीट्स बनेंगे तो गमीट्स में हमारे पास आ जाएगा बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये अब फ्यूज करेंगे, हमारे पास बन जाएगा आर आर वाई वाई। इसमें से गमीट्स बना लो। गमीट्स हम इसमें से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से हम इसके गमीट्स बना सकते हैं। जोड़ लो। तो हम यहाँ ले सकते हैं, तो हमारे पास देखो कैसे ट्रीट है, बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई। इसको तुम पूरे को बना के देख सकते हो हमारे पास किस टाइप की पॉपुलेशन आती है। पहला जो हमारे पास है वो है राउंड येलो, यानी कि जो हमारे पास बड़ा बड़ा है, तो हमारे पास जो पूरा का पूरा बनेगा वो बनेगा राउंड येलो। तो पहला हमारे पास आ जाएगा राउंड येलो। यहाँ पर भी राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। अब यहाँ पे देखो जो छोटे आर आ गए, इसका मतलब रिंकल्ड येलो आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। आगे फिर बड़ा आर आ गया, तो बड़े आर में फिर हमारे पास आएगा राउंड येलो। यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा राउंड येलो। यहाँ पर भी हमारे पास छोटे आर आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिंकल्ड येलो। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा रिंकल, कुछ छोटे आर है ना, छोटा आर रिंकल को एक्सप्रेस करता है। फिर हमारे पास ये वाला आ जाएगा राउंड येलो, राउंड येलो। ये देखो ये हमारे पास आएगा राउंड ग्रीन, क्योंकि छोटे वाई आगे, तो छोटे वाई हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रीन कलर। तो ये हमारे पास आएगा राउंड ग्रीन। यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन, क्योंकि छोटे वाई आगे, उन्होंने छोटा वाई तो ग्रीन वाला था ना। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा राउंड येलो। ये हमारे पास आ जाएगा छोटे आ रखे ना, तो रिंकल्ड येलो आ जाएगा ये हमारे पास। ये हमारे पास आएगा रिंकल्ड येलो। फिर देखो फिर हमारे पास ये वाला कैसा आएगा, ये हमारे पास आएगा राउंड ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास आएगा राउंड ग्रीन। और ये देखो ये लास्ट वाला हमारे पास सारे छोटे हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये हमारे पास आएगा रिंकल। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास नाइन नाइन हमारे पास कैसे आ रहे हैं, राउंड येलो आ रहे हैं। तीन देखो तीन हमारे पास कैसे आ रहे हैं, तीन हमारे पास आ रहे हैं रिंकल्ड येलो। तीन देखो तीन हमारे पास कैसे आ रहे हैं, तीन हमारे पास आ रहे हैं राउंड ग्रीन। और एक हमारे पास आ रहा है रिंकल्ड ग्रीन। तो ये इसको हम बोलते हैं रेशियो जो निकालने को बोले, और ये एक लॉ के बेस पे है, जिसका नाम लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि जो हमने पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स देखो हमने कैसे लिए थे, पेरेंट्स थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट्स हमने लिए थे राउंड येलो और लिए थे रिंकल्ड ग्रीन। पहली जनरेशन सारी की सारी हमारे पास कैसी आई थी, राउंड येलो। ये F1 है। ये कौन सी है, F2 जनरेशन। तो इसके अंदर नए ट्रेस भी बने, राउंड ग्रीन के साथ भी गया, रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी गया, रिंकल्ड येलो के साथ भी बना गया। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि गिवन बिलो इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वायलेट, पी प्लांट एंड प्योर व्हाइट। अब बताओ प्रोजेनी प्योर वायलेट और प्योर व्हाइट की कैसी प्रोजेनी बनेगी, हमने ये बताना है। बड़ा इजी है। हमने देखो हमने यहाँ पर ले लेना है प्योर वायलेट और एक हमें ले लेना है प्योर व्हाइट।
पहली जनरेशन हमने बनानी है तो क्रॉस बनाते हैं हम। क्योंकि वॉयलेट डोमिनेंट है तो फर्स्ट जनरेशन में सारे ऑल कैसे आएंगे, वॉयलेट आएंगे, F1 ऑल वॉयलेट। फिर हम इनकी सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग मतलब होता है आपस में क्रॉसिंग, तो इनका हम क्रॉस कराते हैं। देखो एक हमारे पास आएगा वॉयलेट, दो हमारे पास देखो कैसे आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो हमारे पास आ रहे हैं, वॉयलेट ही आएंगे, लेकिन इनको हम हाइब्रिड वॉयलेट बोल सकते हैं, वैसे प्योर वॉयलेट आएगा। तीन हमारे पास आ जाएंगे वॉयलेट और एक हमारे पास देखो आ रहा है वाइट, एक हमारे पास आ रहा है वाइट, ये हमारे पास आ जाएगा वाइट क्योंकि ये रिसेसिव है। 1:2:1 ये हो जाएगी इनकी जीनोटिपिक रेशो, और 3:1 ये हो जाएगी इनकी फिनोटिपिक रेशो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ कि मिरर को पकड़ो और सन की तरफ लेकर जाओ। पढ़ लो तुम पूरा क्वेश्चन। कार्डबोर्ड को मूव करो तो हमें एक ब्राइट इमेज दिख रही है, जब भी हमें ब्राइट इमेज दिख जाए, पूरा फोकस हो जाए, तो वो ऑब्वियसली कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है। कहते हैं कनकेव मिरर की क्या एप्लीकेशन है। देखो कनकेव मिरर ज्यादातर चीजों को बड़ा करने करता है, तो हम इसको यूज करते हैं टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर, हेडलाइट के अंदर, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट वगैरह इसको यूज कर लेते हैं। और भट्टियां वगैरह होती हैं, सोलर फर्नेसेस वगैरह, उनमें हम इनको यूज कर लेते हैं, ताकि ये सारी रेज को इकट्ठा कर ले और एक ही जगह पे ज्यादा हीट जनरेट हो जाए या कुछ भी हो जाए। बी पार्ट में देखो उन्होंने बताया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15। ये डिस्टेंस क्या है, 15 है। तो रेडियस क्या होगा, देखो रेडियस जो होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ के, 2f होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 15 30 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने बताया हुआ कि इस केस के लिए रे डायग्राम बनाओ जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल एंड फोकस के बीच में है। तो ये देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास पोल एंड फोकस के बीच में। पहली जो है एक रे जाएगी पैरेलल, और ये जो है ये पास करेगी फोकस से। दूसरी रे को हम कैसे भी पास करा सकते हैं, या तो यहाँ पे देखो हमारे पास सी होगा, सी से पास करा दो या पोल से करा दो। अगर मैं पोल से कराऊं, एक रे पोल से गई वापस। अगर इन दोनों रेस को हम बैक प्रोड्यूस कराएं, तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगी इमेज। अब ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी वर्चुअल इमेज। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज कितनी बड़ी है, वर्चुअल एंड लार्ज। सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है, कह रहे ऑन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हमें जो है हमें हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की। इस प्लेस है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो हमें जो यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी -100 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है। कहते हैं इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। देखो ऐसा सिर्फ एक ही केस होता है, जब जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। ये होता है जब ऑब्जेक्ट होता है सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पैरेलल रे गई फोकस से पास, फोकस से गई तो पैरेलल पास, तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पर, इमेज भी यहीं पर। कह रहे इमेज भी वहीं बन रही है, यानी वी की वैल्यू भी आ जाएगी -100। और इन्होंने बोला हुआ है फोकल लेंथ निकालो। देखो वैसे तो कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज वहीं पर है, इसका मतलब सी पे बैठे हैं, तो सी 100 है और एफ की वैल्यू आ जाएगी 50। फिर भी मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, जैसे सीधे ही पता लग जाएगा एफ 50 है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, इमेज भी वहीं पर है, यानी वो सी पे है। तो फोकल लेंथ तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 100, और वैसे हो जाएगा हाफ करके हो जाएगा 50 का। फिर मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/v+1/u=1/f लगा के। 1/-100 प्लस 1/-100 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/-100
-100 -1/100 इज इक्वल टू 1/100। ये आ जाएगा -2/100 इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू आ गई यहाँ से -50। अब हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है। वैसे देखो, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम हाइट है तो मैग्निफिकेशन का आंसर आएगा 1। मैग्निफिकेशन तो -v/u, तो ये आ जाएगी माइनस -100 अपॉन -100, ये आ जाएगा -1। मैग्निफिकेशन -1 की वैल्यू हमें पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हैं। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। हमें पता है कि अगर हम कोई भी मेटल लें और उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएं तो हमारे पास बन जाता है मेटल ऑक्साइड्स। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये होते हैं बेसिक नेचर के। सब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी है जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। और डिफरेंट मेटल को ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम है उसको तो पानी में डालो रिएक्ट कर सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वैसे उन्होंने बताया हुआ है। बोले व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को एयर में हीट करना बड़ा इजी है। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, हमारे पास बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो। उन्होंने बोला है, कुछ को एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इनको हम एम्फोटेरिक इसलिए बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं ये, और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनकी हम इक्वेशंस भी दे सकते हैं, अगर हम इनको HCl के साथ और NaOH, मतलब हम इनको एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ये ऑक्साइड्स है ये एम्फोटेरिक। मैं एक करके भी दिखा देती हूँ। तो अगर हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करा दी HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लो। और अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर। कंपल्सरी नहीं है ये लिखना, मतलब जो जिंक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक है। आगे ये कंप्लीट द इक्वेशन आई हुई है कि सोडियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करो, जब भी किसी में वाटर ऐड करो हमारे पास बनता है NaOH, और वो भी बनेगा एक्वस फॉर्म में, तो 2 लगेगा आगे बैलेंस करने के लिए। और ये तो इक्वेशन अभी यही है जो मैंने बताई है, Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया बेस। यहाँ से हमारे पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, साथ में बनेगा वाटर। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, आगे 2 लग जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है ऑन अ बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन और कलरलेस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, मतलब सल्फर को बर्न करके क्या बनेगा, सल्फर और O2 को बर्न करके हमारे पास बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। कैसी गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, तो ये एसिडिक होगा। गैस कैसी, एसिडिक। ड्राई लिटमस पेपर पे बड़े ध्यान से लिखना, नो चेंज आना है, क्योंकि लिटमस पेपर ड्राई है। सिर्फ वेट लिटमस पेपर होगा तभी एसिड एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, और यहाँ पर एसिड कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा।